we have four type of orbits S, P, D and F ना. एंड ऑर्बिट्स आर, जैसे आप इलेक्ट्रॉन हो ना, आप कहाँ हो, रूम में हो, और रूम आपका कहाँ है? तो घर पे। तो आप इलेक्ट्रॉन हो, रूम ऑर्बिट है, और घर आपका शेल है। यानी कि आप, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आप अभी इनडायरेक्टली अपने घर में हो, लेकिन डायरेक्टली अपने रूम में हो ना। सही है, आपका रूम आपके घर में आ रहा है, आप जो है पहले रूम में हो और आपका रूम आपके घर में है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है, और ये जो ऑर्बिट है ये आपके हाउस में होता है, ठीक है, यानी कि शेल में होता है। ठीक है। हमारे पास फोर टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, एस, पी, डी और एफ ना। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, और एफ में 14 होते हैं। इनका ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है? ठीक है, क्योंकि ये एक जरा काफी जरा भी नहीं, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है ना कॉन्सेप्ट होता है, और स्टूडेंट्स को ठीक ठाक इसमें इशू होते हैं ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझने में ना, ठीक ठाक। और हमेशा से इश्यूज आते हैं ना, एक दिन करो, अगले दिन बच्चा जो है ना वो भूल जाता है, अगर वो रिवाइज ना करे। ठीक है। देखो ऑर्बिटल्स होते क्या हैं? ऑर्बिटल्स आर बेसिकली द चांसेस टू हैव इलेक्ट्रॉन एट द स्पेसिफिक पोजीशन। ऑर्बिटल्स आर द प्रिडिक्शन टू हैव इलेक्ट्रॉन्स एट द स्पेसिफिक पोजीशन इन अ शेल। मतलब क्या है? देखो जैसे कि फर्स्ट करो, आप हो, ठीक है, अभी आप हो, आप अपने वो घर में हो, ओ सॉरी, आप अपने अभी वो क्लास जो है वो ले रहे हो, ठीक है। आपके हाथ में एक वो पेन है, आप जो है वो पानी पीने के लिए उठते हो ना, आपके हाथ में अभी वो पेन है, और आप पानी पीने के लिए जो है वो उठ रहे हो, ठीक है। अब होता क्या है भाई, आप पानी पीने के लिए उठे, जब आप वापस आए, आप पढ़ रहे थे, आपने देखा कि आपके हाथ में वो पेन नहीं है। तो सबसे पहले आपकी प्रिडिक्शन क्या होगी कि मेरा पेन कहाँ पे होगा? तो जो सबसे पहली आपकी प्रिडिक्शन जाएगी ना, कि मेरा पेन यहाँ पे होगा, दैट इज हैश ऑर्बिटल। सबसे पहली आपकी पहली प्रिडिक्शन जहाँ जाएगी कि यहाँ पे मेरा पेन होना चाहिए, वो हैश ऑर्बिटल है। इसी तरीके से किसी शेल में इलेक्ट्रॉन होने के सबसे ज्यादा चांसेस है कि हम, मैं बोलूँगा भाई इस जगह पे जो है मेरा इलेक्ट्रॉन होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो वो हैश ऑर्बिटल हो जाएगा। यानी कि टू हैव इलेक्ट्रॉन एट द स्पेसिफिक पोजीशन, उसकी जो मेरी प्रिडिक्शन है ना, वो हैश ऑर्बिटल है, जो पहली प्रिडिक्शन है। सही है। जैसे कि मैंने भी बताया ना कि मैं आया, मैं देखा कि भाई मैं टेबल पे बैठ के काम कर रहा था, मैं पानी पीने के लिए उठा, जब टेबल पे आया ये वापस, तो पेन मेरे पास नहीं है। मैं सबसे पहले देखूंगा टेबल पे, तो जो टेबल है वो मेरी फर्स्ट प्रिडिक्शन है कि भाई यहाँ पर पेन हो सकता है। तो वो जो टेबल है वो हैश ऑर्बिटल है, यानी कि जो फर्स्ट प्रिडिक्शन है वो हैश ऑर्बिटल है। देन टेबल पे नहीं वो मिला, फिर मैं रूम में वो देखूंगा कि भाई सही है, अगर टेबल पे नहीं है तो मेरा वो पेन कहाँ पे, ये हो सकता है जब मैं ये उठाऊं पानी पीने के लिए, तो कहीं रूम में जो है वो गिर गया हो, तो मैं रूम में वो देखूंगा। तो अब मैं बोलूंगा कि भाई सही है, अगर जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में नहीं है, इस जगह पे नहीं है, तो इस जगह पे हो सकता है, दैट इज योर पी ऑर्बिटल। लेकिन वो रूम में भी नहीं वो मिला। मैंने कहा कि भाई अगर ये रूम में नहीं है तो हो सकता है जहाँ पे मैं किचन पे वो पानी पीने गया हूँ, ये किचन में हो, तो मैं दैन में किचन में वो जाऊंगा, मैं वहां पे वो देखूंगा, तो वो मेरा डी ऑर्बिटल हो जाएगा। और अगर किचन में भी नहीं मिला, तो मैं किसी दूसरे रूम में जो रास्ता था रूम टू किचन, उसमें मैं वो देखूंगा। तो अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट को हमारे पास के शैल है, अब इससे अब जो है ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता वो चले आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे के शैल है ना, जैसे कि वलेट से हमारे पास यहाँ पे के शैल है। अब यहाँ पे के शैल हमारे पास होते क्या हैं? जैसे के शैल में मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे हो सकता है, तो ये एस ऑर्बिटल हो गया। मैंने कहा कि भाई के शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे हो सकता है, तो ये एस ऑर्बिटल हो गया। अब जो के शेल होता है ना, उसमें मेरी प्रिडिक्शन बड़ी एक्यूरेट होती है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझो कि मैं पेन खुद ही टेबल पे कहीं पर रख के गया हूँ, जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने कहा कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा वो पेन है, यहाँ पे मेरा पेन है, मैं यहाँ पे जो है ना रखे गया था, तो ये मेरा एस ऑर्बिटल हो गया। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हैश ऑर्बिटल हो गया कि मेरा जो पेन है वो मुझे पता था कहाँ पर है। अब जो के शेल होता है उसमें होता क्या है, जो मेरा ऑर्बिटल होता जो मेरा के शेल है ना, एक तो के शेल बिल्कुल वो न्यूक्लियस के वो करीब होता है, एक तो के शेल बिल्कुल न्यूक्लियस के वो करीब होता है। तो इसमें जो मेरी ये प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है, सही। तो इसमें जो मेरी ये प्रिडिक्शन होगी ना, टू हैव इलेक्ट्रॉन एट द स्पेसिफिक पोजीशन, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी।
इसी वजह से जो के शेल होता है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है एस। मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई कहाँ पे होगा। अब जब मैं एल शेल में जाऊंगा ना, तो एल शेल न्यूक्लियस से वो दूर है। एल शेल एक तो न्यूक्लियस से वो दूर है, तो न्यूक्लियस की एनर्जी इसके ऊपर पीक होगी इलेक्ट्रॉन पे। और दूसरे है कि इसका एरिया भी काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू के शेल, एल शेल का। तो मैं जब एल शेल में जाऊंगा तो मेरी प्रिडिक्शन और ज्यादा वीक हो जाएगी। तो मैं जब एल शेल में जाऊंगा तो मेरी प्रिडिक्शन जो है वो और ज्यादा वीक हो जाएगी ना। जो मेरी प्रिडिक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो और ज्यादा वीक हो जाएगी। ठीक है, जो मेरी प्रिडिक्शन है वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा मेरी प्रिडिक्शन वीक हो जाएगी। से अब यहाँ पे मैं, अब मेरी प्रिडिक्शन ठीक हो रही है तो मैं बोलूंगा कि भाई या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, उसको मैंने बोल दिया एस ऑर्बिटल, या फिर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, उसको मैंने बोल दिया पी ऑर्बिटल। यानी कि अब क्योंकि मैं न्यूक्लियस से दूर चले गया हूँ तो मैं बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे। तो मैं बोलूंगा कि भाई या तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, या फिर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे होगा। सही। फिर उसके बाद सेकंड में क्या है हमारे पास, सेकंड में फिर हमारे पास ये होता है कि अब मैं जितना दूर वो जाता रहूंगा ना, उतनी मेरी प्रिडिक्शन वीक होती चली जाएगी। जितना मैं वो न्यूक्लियस से दूर जाता रहूंगा उतनी मेरी प्रिडिक्शन वीक होती पर चली जाएगी। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई जो के शेल था उसमें मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट थी, क्योंकि के शेल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस और बहुत ही छोटा एरिया था। तो मैंने बिल्कुल एक्यूरेटली ये प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये है ऑर्बिटल हो गया। फिर जब मैं जरा न्यूक्लियस से दूर दूसरे शेल में गया तो मेरी ये प्रिडिक्शन क्या हो गई, और ज्यादा ये वीक हो गए। जब मैं न्यूक्लियस से दूर दूसरे शहर में गया तो जो मेरी ये प्रिडिक्शन थी ये और ज्यादा क्या हो गई, वीक हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास से दो शेल्स आ गए ना, एक आ गया एस और एक पी। ये अब मेरी ये प्रिडिक्शन वीक क्यों हो गई, दो शेल्स क्यों आ गए। मेरी प्रिडिक्शन वीक इस वजह से हो गई, दो शेल्स इस वजह से आ गए क्योंकि एक तो ये वाला शेल न्यूक्लियस से दूर है, दूसरा है कि जो न्यूक्लियस की एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन पे वो भी क्या होगी, पीक होगी। थर्ड ये कि इसका एरिया भी बड़ा है, ये ग्रेटर एरिया पे एग्जिस्ट तो करता है। तो मैं बोलूंगा भाई या तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पे होगा। अब क्योंकि मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ तो न्यूक्लियस की जो ग्रिप है इलेक्ट्रॉन पे वो वीक हो रही है, तो मेरी प्रिडिक्शन भी वीक हो जाएगी। इसी वजह से एल शेल में दो ऑर्बिटल्स होते हैं एस और पी। सही है, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन वीक हो जाती है। अगर मैं और ज्यादा अब यहाँ से वो दूर जाऊँ यानी एम शेल में वो चले जाऊँ, अब एम शेल न्यूक्लियस से और ज्यादा वो दूर है। एम शेल इज अगेन फर्दर अवे, मोर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसमें जो न्यूक्लियस की एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे वो कम होगी, और जो एरिया है इसका वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका जो एरिया है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब मेरी यहाँ पे प्रिडिक्शन और वीक हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा भाई या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा हैश ऑर्बिटल, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर होगा, और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे होगा। तो इसी वजह से जो एम शेल है, थर्ड शेल है, उसमें तीन ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एफ। और ये मेन रीजन है, बच्चों का अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि सर एस में के में एक ऑर्बिटल क्यों है एस। भाई क्योंकि के सबसे ज्यादा करीब है, तो बिल्कुल मैं एक्यूरेटली प्रिडिक्ट ये कर पाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है। जो एल है उसमें ये प्रिडिक्शन थोड़ी थोड़ी वीक हो जाती है, तो इसमें दो ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। एम में प्रिडिक्शन और ज्यादा वीक हो जाती है, तो तीन ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। और जो मेरा एन ऑर्बिटल है उसमें तो प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि जो मेरा एन ऑर्बिटल है जो ये एन शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा वो दूर है, और इसका एरिया भी काफी क्या है, क्रेटर है। सही। तो अब यहाँ पे मेरी जो प्रिडिक्शन होगी वो और ज्यादा वीक हो जाएगी। सही है। तो मैं बोलूंगा कि भाई या तो ये यहाँ पर होगा हैश ऑर्बिटल, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ होगा पी ऑर्बिटल, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ डी ऑर्बिटल, और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ यानी हैफ ऑर्बिटल। तो इस तरीके से हमारे पास होता है। देखो यहाँ पे के में सिर्फ एक एक ऑर्बिटल है हैश ऑर्बिटल, एल में दो ऑर्बिटल है एस और पी। ठीक है। एम में तीन ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी, एस पी एंड डी। और एन में चार ऑर्बिटल्स हैं फोर एस, एस पी डी एंड एफ। ठीक है। जितना बड़ा मेरे पास शेल्स ये होता जाएगा उतने ज्यादा ये ऑर्बिटल्स जो है वो आते चले जाएंगे। सही है। अब यहाँ तक ये हमारे पास हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब
इससे पहले जो हम इलेक्ट्रॉनिक वो कन्फिग्रेशन वो करते थे ना, ठीक है, इससे पहले जो हम इलेक्ट्रॉनिक वो कन्फिग्रेशन वो करते थे, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती क्या थी, उस वो बताती कि भाई कितने शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताती थी कि कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। वो कन्फिग्रेशन बताती क्या थी कि कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पर चीज़ अब अलग हो जाएगी, अब हमें ऑर्बिट्स के सेंस में एक्सप्लेन करना होगा। तो देखो यहाँ पर हम शेल वाइज ही वो चलेंगे। सबसे पहले के शेल को फिल करेंगे, के शेल में सबसे पहले 1s को, फिर एल शेल, फिर आएंगे जब के शेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आएंगे सेकंड शेल में। अच्छा, अब देखो जो पी शेल है ना, अब यहाँ पर इस चीज को बहुत समझना। एस ऑर्बिटल में खाली दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसी वजह से के शेल में भी सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है, एस ऑर्बिटल में खाली दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो के शेल में भी खाली दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि एस है ना, एस में खाली दो आ सकते हैं। और जो यहाँ पे एल ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते थे, आपको याद होगा, इसमें 2 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 18 है और इसमें 32 है। तो एल ऑर्बिट एल शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अभी 8 आप कैसे रहे हैं भाई, एल शेल में दो ऑर्बिटल हैं एस और पी। अब ये 2s 2p इसलिए लिखा है क्योंकि वो सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल के लिए 2s, और सेकंड शेल की वजह से 2s और 2p लिखा हुआ है। अब जो हैश ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये, तो अब यहाँ पे एस में 2 और पी में 6 के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों का जो सम है वो मिलके 8 पे बन रहा है, 2 और 6 का। तो ये ऑर्बिट, मैंने ये बात अभी आज भी बच्चों को बस समझाइए कि भाई हम आईजीसीएसई में 8 को एक्सीड नहीं वो करते, क्योंकि 8 को एक्सीड यानी कि थर्ड और फोर्थ में जो 18 और 32 फिल करना होता है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए ऑर्बिटल्स का, वो आईजीसीएसई में वो नहीं है हमारे पास ना। तो इस वजह से हम वहाँ पे खाली 8 तक ही फिल करते हैं। अब देखो जो थर्ड शेल है यानी कि हैम 18, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मैक्सिमम, तो कैसे आ रहे हैं, थर्ड शेल है तो तीन ऑर्बिटल्स होंगे एस पी डी एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 और डी में 10। तो अब ये काउंट कर लो, 2 6 और 10, तो ये 18 हो जाएगा। फिर जो आखिरी शेल है एन शेल, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं भाई, इसमें फोर शेल है, ये सबसे ज्यादा दूर होते हैं न्यूक्लियस से, तो इसमें ऑर्बिटल भी चार होते हैं। तो एस में दो, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इन सब का सम कर लो, 2 + 6 + 10 + 14, दैट विल बी इक्वल्स टू 32। तो टोटल 32 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे ना, तो इन शेल्स की बेसिस पे तो करेंगे, बट इन शेल्स में ये ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट शेल फिल करेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सबसे पहले 1s फिल करेंगे। फिर जब 1s पूरा फिल हो जाएगा, फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, देन हम सेकंड शेल की वो तरफ आ जाएंगे। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2s फिल करेंगे, फिर 2p फिल करेंगे। तो इस तरीके से हम वो चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, सबसे पहले ये, फिर 2p, फिर 2s, फिर 3p, फिर 3d, इस तरीके से हम चलते हो जाएंगे ना, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा के शेल पूरा वो फिल करेंगे, के शेल में 1s। फिर के शेल फिल होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद, हम सेकंड शेल एल शेल में आ जाएंगे, दैट विल बी एस और पी ना, 2s 2p, इसको फिल करेंगे। जब 2s 2p भी फिल हो जाएगा, फिर हम थर्ड शेल में आएंगे, फिर हम 3s 3p और 3d को फिल करेंगे इसी सीक्वेंस में। अब चले आए शेल की वो कन्फिग्रेशन की वो तरफ आ जाते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें फिल करते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास जो है अभी लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कि के शेल में क्या आएगा, के शेल में सबसे पहले आता है 1s। तो के शेल में मैं लिखूंगा 1s। 1s में कितने आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये पूरा फिल हो गया, ये पूरा जो है वो ये फिल हो गया 1s। देन इसके बाद में आऊंगा आगे, अब मैं आऊंगा सेकंड शेल यानी एल शेल में। मैं आ गया एल शेल में। अब एल शेल में सबसे, ये पहला कौन सा है, 2s है। हमेशा शेल में फर्स्ट एस होता है, सेकंड पी होता है, थर्ड डी होता है और फोर्थ एफ होता है। तो यहाँ पर अब मैं 2s को फुल करूंगा, लेकिन अब मैं 2s 2 पूरा फिल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ही तीन है। दो इलेक्ट्रॉन 1s में आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में आ जाएगा। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये पेयरिंग की वो फॉर्म में आते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये
पेयरिंग की फॉर्म में आते हैं, यूं करके हम फिल करते हैं, एक एरो अपवर्ड और एक एरो डाउनवर्ड। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, जो मैंने यहाँ पर एस पी डी एफ ये लिखा है ना, तो ये जो पी और डी है, इनके भी ऑर्बिटल्स के सब ऑर्बिटल्स होते हैं। ये जो एस पी डी एफ है, इनके भी ऑर्बिटल्स के सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो एस है उसका तो एक ही सब ऑर्बिटल है, जो एस है उसका तो एक ही सब ऑर्बिटल है, बट हमारे पास जो यहाँ पे पी होता है, पी के तीन सब ऑर्बिटल्स होते हैं, पी के तीन सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। पी के तीन सब ऑर्बिटल्स जो कौन कौन से होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल है उसके भी तीन सब ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और जो डी होता है, डी के तो फाइव सब ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के तो फाइव सब ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर ऑर्बिटल में, हर सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इसके सब ऑर्बिटल्स के नाम के, वैसे तो ये कोर्स में नहीं है, एस में नहीं है, ए टू में आएगा ये नाम है इनके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी हमारे पास ए टू में आएगा, ए एस में नहीं है। एस और पी हमारे पास ए एस में है ना, ठीक है। तो पी के क्या होते हैं, तीन सब ऑर्बिटल होते हैं, यानी पी एक खुद ऑर्बिटल है, उसके अंदर मजीद सब ऑर्बिटल्स आते हैं एक्सिस की को बेस पे, सही। तो अब देखो यहाँ पर अब एक चीज आप लोगों को मैं कुछ समझाता हूँ ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो पेयर की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। यानी दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो यूं करके पेयर बना लेंगे अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो ये एरोज अपोजिट क्यों है, भाई ये क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि सर वाई द एरोज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एरोज अपोजिट डायरेक्शन में इस वजह से हैं क्योंकि इनका स्पिन अपोजिट होता है। अगर दो एरोज आपस में वो बराबर बराबर, यानी कि आपस में वो पेयरिंग कर रहे हैं, अगर जो एरोज हैं अगर वो आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, इफ एरोज आर डूइंग पेयरिंग ना, तो होता क्या है कि वो अपनी जगह पे रहते हुए स्पिन करते हैं। जैसे यूं करके ना हमारे पास एरो है, जैसे कि अगर कोई एक अकेला इलेक्ट्रॉन होगा यूं करके ना, तो वो अपनी जगह पे स्पिन वो करेगा। तो जब वो स्पिन करता है ना, तो वो एक नेट फोर्स जनरेट करता है, जो कि शेल को अनस्टेबल करता है। और अगर इसी के साथ कोई इलेक्ट्रॉन पेयर की वो फॉर्म में आ जाए, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, अब वो इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करेगा, बट डिफरेंस क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यानी कि एक ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी दोनों जो है वो रोटेट कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की फोर्स को कैंसल आउट को कर देते हैं। तो दोनों एक दूसरे की फोर्स को क्या करते हैं, कैंसल आउट यहाँ पे वो कर देते हैं। तो इस अपोजिट स्पिन को दिखाने के लिए एक हम एरो अपवर्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यूं शो करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड से शो करते हैं, यानी दोनों का जो मोशन है, दोनों की जो रोटेशन है वो अपोजिट है, ठीक है। तो जब ये पेयर की फॉर्म में आता है, देखो पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन हमेशा वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के जो स्पिन है, जो एक दूसरे का जो रोटेशन है उसको ये कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल आउट को कर देते हैं, सही। अच्छा, अब इसी तरीके से एक और बात समझा दूं, जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि मेरे पास जो एस और पी होते हैं, देखो एस, पी, डी और एफ, डी और एफ तो हमारे पास नहीं है, सिर्फ एस और पी के शेप्स हमारे पास है। देखो होता क्या है, मैंने भी बताया ना कि भाई तीन हमारे पास सब ऑर्बिटल्स होते हैं पी के, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो जो पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आ ही इस तरीके से रहे कि मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स पी वाई में, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स पी जेड में, दो इलेक्ट्रॉन्स पी वाई पी एक्स में, दो इलेक्ट्रॉन्स पी वाई में और दो इलेक्ट्रॉन्स पी जेड में जो है वो आ जाते हैं, सही। अब इसमें ये होता क्या है, इनके शेप्स अलग होते हैं। जो एस ऑर्बिटल होता है ना, उसका शेप स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल का शेप एक स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल शेप होता है, और जो पी ऑर्बिटल है उसका डम्बेल शेप होता है। जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका कौन सा शेप होता है, डम्बेल शेप होता है, जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं
दे आर इन अ डम्बेल शेप। अब देखो ये जो तीन सब ऑर्बिटल्स बनाए ना, ये एक्सिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या मतलब? पी एक्स यूं करके होगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड ना, तीन ऑर्बिटल्स है ना, तीन एक्सिस है। ये हो गया एक्स, सॉरी वाई, एक्स और जेड। देखो आप कोई भी एक्सिस किसी को भी बोल सकते हो, कोई ये वो नहीं है कि आप इसी को एक्स, इसी को वाई, इसी को जेड बोलोगे ना। 3D में आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं असल में जब मैं बनाता हूँ तो मैं जो 2D वाले को छेड़ता नहीं हूँ ना, जो 2D में एक्स और वाई था वही रहने देता हूँ, बीच से एक जो है ना जेड ऑर्बिटल में बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। अब अगर मैंने पी एक्स जो है वो बनाना है ना, अब अगर मैंने पी एक्स बनाना है तो पी एक्स यूं बनेगा, एक डम्बेल शेप बनेगा हेक्स पे। तो ये पी एक्स हो गया। ये मैंने बनाना है पी एक्स, ये बनाना है पी वाई, और ये बनाना है पी जेड। तो जो पी एक्स होगा ना मेरे पास, वो होगा इस पे, यूं करके डम्बेल शेप होगा। ये पी एक्स है। और जो पी वाई होगा वो यूं करके डम्बेल शेप होगा। और जो पी जेड होगा वो यूं करके डम्बेल शेप होगा। सही। तो ये इस तरीके से मेरे पास ये ऑर्बिट्स होते हैं। अच्छा, देन इसके बाद अगर मैं 1s को बना रहा हूँ, अगर मैं 1s का शेप बना रहा हूँ ना, 1s, 2s, 3s और 4s, तो 1s का शेप इतना होगा, 1s का शेप इतना होगा साइज, 2s का साइज इतना होगा, 3s का साइज इतना होगा, और 4s का साइज इतना होगा। यानी जो हैश ऑर्बिटल है उनका साइज इंक्रीज होता तो चलेगा। ये एग्जाम में आता है, वो काफी आता है। स्टूडेंट को यही वो समझ नहीं आता कि उसने 1s, 2s, 3s, 4s अलग क्यों दे दिया, सबका सेम शेप है। भाई शेप तो सबका सेम है लेकिन साइज सबके डिफरेंट है। तो वो ये चेक करने के लिए आपको अलग साइज जो है वो दे देता है। सही है। अब ये साइज अलग क्यों है? देखो जितना आप न्यूक्लियस से दूर को जाते जा रहे हो ना, तो जो एस ऑर्बिटल है इटसेल्फ उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती जा रही है। सही है ना। ये मैंने अक्सर जो है ना मिस्टेक वो देखी है, वो बच्चों को कंफ्यूज होते हुए वो देखा है कि भाई उसने 1s और 2s क्यों दे दिए, दो ऑर्बिटल्स क्यों दे दिए, दोनों सेम है वो बनाने के लिए। भाई बनाने के लिए सीधे क्योंकि दोनों के साइज चेंज होंगे। ठीक है, साइज क्यों चेंज होते हैं? जितना आप दूर जाते जाओगे, भाई 1s बिल्कुल न्यूक्लियस से करीब है, उसका एरिया बिल्कुल छोटा होगा, ये नहीं मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होगी। जब आप 4s में जा रहे हो तो आप वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर को चले गए, तो आपका एरिया वो बढ़ गया, यानी प्रिडिक्शन आपकी एक्यूरेट जो है वो नहीं है। इसी तरीके से अगर आप ये पी ऑर्बिटल में देखोगे तो उसमें भी इट इज एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल सेम चीज होगी। ठीक है, 2p, 3p एंड 4p। तो 2p का जो शेप है वो कोई यूं करके होगा, 3p का शेप थोड़ा बड़ा होगा, 4p का शेप और जो है साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब इनको फिल करना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक प्रॉपर वे में। ठीक है, देखो लिथियम का हमने कर लिया, अब जरा आते हैं सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन पे ना, बल्कि पहले कार्बन देखते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबसे पहले आ जाएगा के शेल। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले कौन सा शेल आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा के शेल। के शेल में सबसे पहले क्या आता है? फनेस आता है। सही है कि, बल्कि यहाँ पे गलत हूँ ताकि ज्यादा ऊपर ना जाना पड़े ना। सही है, अब हमारे पास आ गया कार्बन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ सिर्फ ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले के शेल आएगा। के शेल में फनेस फिल करूंगा। जैसी बात है, 6 इलेक्ट्रॉन है, टू से वो ज्यादा है, तो एल शेल की भी वो नीड होगी। देन एल शेल में सबसे पहले 2s फिल करूंगा, फिर 2p की तरफ आऊंगा। तो सबसे पहले के शेल होगा। अब ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो कर रहा हूँ, के लिखना जरूरी वो नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा फनेस 2, फिर एल शेल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 2s हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2p स्टार्ट होएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ गए, तो नाउ द टोटल इज 4। जो
टोटल है वो कितना हो गया, 4 हो गया। देन जो दो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है वो 2p में आ जाएंगे। ठीक है, 2p में वैसे तो वो 6 आ सकते हैं, लेकिन अभी आ कितने रहे, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सही। सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2p में, वैसे वो 6 आ सकते हैं। तो ये मेरे पास एल शेल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, देखो ये इस वो तरीके से, जिस तरह ये हैश ऑर्बिटल है, इसमें एक ही होता है, एक ही बॉक्स बनेगा ना, एक ही सब ऑर्बिटल होगा। तो उसमें यूं करके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दो इन्वर्टेड एरोज ना अपोजिट डायरेक्शन में। और जो पी होगा, पी में पूरे 3 बॉक्सेस जो है ना वो बनेंगे हमारे पास, ठीक है। 1 और 2, पी इस तरीके से वो फिल होता है। पी में कभी इस तरीके से फिल नहीं करते कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही साथ फिल कर दो, 1 2, इस तरीके से बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फिल नहीं करने, पहले आपने सारे सब ऑर्बिटल्स को हाफ फिल करना है, देन फुल फिल की तरफ जो है बचाना है, ठीक है। इस तरीके से करना है। देन अभी और आगे चलते हैं। अब हम जरा 8 को एक्सीड करते हैं, वो फ्लोरीन की तरफ आ जा, एक मिनट, कार्बन, हाँ, फ्लोरीन की तरफ आ जाते हैं। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब, सबसे पहले आ जाएगा 1s, 1s में 2 आ गए। फिर उसके बाद आ जाएगा 2s, 2s में 2 आ गए। तो अब बचे कितने, अब 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बचे हैं ना। 5 इलेक्ट्रॉन्स आर वो लेफ्ट, तो वो आ जाएंगे 2p में। 2p की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अभी आएंगे वो कैसे, इस तरीके से। और इसमें कैसे आएंगे, 1 2 3 4 और 5। सही है, ये वही बॉक्सेस है, मैंने यहाँ पे बॉक्सेस बनाई नहीं है, अक्सर बॉक्सेस नहीं आते, इसलिए मैंने बगैर बॉक्सेस बनाए आपको कराए। वैसे तो ये यूं करके बॉक्सेस ही हैं। ठीक है, तो इसमें पहले ये हाफ फिल्ड होता है, पहले ये हाफ फिल्ड होंगे, 1 2 3, फिर 4 हो गया, और देन 5 हो गया। अभी आपके ऊपर है कि आप बॉक्सेस बनाओ नहीं बनाओ, शुरू में समझने के लिए आसान होता है, बाद में आपके ऊपर होता है। देन अगर मैं इसी तरीके से सोडियम पे चले आऊंगा, Na पे ना, अगर मैं इसी तरीके से सोडियम यानी Na पे चले आऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मैं कैसे फिल करूंगा, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट शेल में आऊंगा। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 1s2 हो गया। 1s2 के बाद मैं आऊंगा सेकंड में। सेकंड में सबसे पहले आता है 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी हमारे पास आउट ऑफ 11 हमने 4 फिल कर दिए, कितने बचे, 7। अब 7 में से जो है ना, फिर आएंगे 2p में। 2p में पूरे वो 6 आ जाएंगे। अब देखो मेरा सेकंड शेल भी वो खत्म हो गया ना, सेकंड शेल 2p तक था ना, बस सेकंड शेल 2p तक था। अब थर्ड शेल स्टार्ट होगा, यानी एम शेल। और थर्ड शेल में सबसे पहले क्या है, 3s है, 3p है, फिर 3d है। तो मैं 3p पे आ जाऊंगा, तो 3s पे आ जाऊंगा ना। और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये जाएगा 3s1। तो इस तरीके से फिल होंगे इसमें, सही। यानी कि पेयर आ रहा है एक ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब p में कैसे फिल होगा, 1 2 3 4 5 और 6। पहले अनपेयर्ड होंगे, फिर मैं पेयर की तरफ आऊंगा, देन आ जाएगा 3s में, यूं करके आ गए। तो ये इस तरीके से हमारे पास होगा, सही। और अगर आप चाहो तो उसको बॉक्स में बंद कर सकते हो, ये आपके ऊपर है ना, ठीक है। पेपर में कभी ये बॉक्स में बंद होके आता है, कभी नहीं आता ना, ठीक है। अच्छा, अब जरा और आगे चलते हैं। अब जरा आगे वो चलते चलते जरा एक लंबी छलांग मारते हैं, और पहुंच जाते हैं क्लोरीन 17 पे। ठीक। अब जरा एक लंबी छलांग मारते हैं, क्लोरीन 17 पे आ जाते हैं। क्लोरीन 17 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन 17 में यहाँ पे 17 है। तो सबसे पहले आ जाएगा 1s, सही है। फिर आ जाएगा सेकंड शेल, 1s पूरा फिल हो गया, फर्स्ट शेल पूरा खत्म। देन सेकंड शेल स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड शेल हमारे पास होगा 2s2 और
2p6। सही है। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स पे सेकंड शेल भी खत्म, फिर थर्ड शेल स्टार्ट होएगा। थर्ड शेल स्टार्ट होगा 3s से, 3s2। थर्ड शेल का 3s2 भी खत्म। फिर अब ये टोटल कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 + 2 + 6 + 2, 12 हो गए। देन अब आ जाएगा 3p। कितने बचे हैं? 5। 12 फिल कर लिए, टोटल 7 थे, 5 बचे। ये आ जाएंगे 3p5। ठीक है। तो अब यहाँ पर उसी तरीके से होगा 1 2। इसमें कैसे होंगे? यूं करके। ठीक है। देखो, यहाँ पे आप बोलोगे ये यूं करके है, ठीक है। 2p में पहले 6 आ रहे हैं ना, 1 2 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। फिर 3s में आ जाओ। फिर 3p में 3p5 कैसे होगा? 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये हमारे पास होगा। ठीक है। ये ऑर्बिटल्स मैंने अलग 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 कर दिए। सही। अब क्लोरीन के बाद जो अब चीजें जो है ना थोड़ी मुश्किल होना स्टार्ट होंगी। देन अब आ जाओ आर्गन पे। आर्गन 18 है मेरे पास ना। आर्गन क्या है? 18 है। 18 में सेम यही ये एक इलेक्ट्रॉन ही तो बहुत ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन ही तो क्या बहुत ज्यादा है, तो बस ये 3p5 से 3p वो 6 हो जाएगा। अब इसको जल्दी जल्दी वो कर लेते हैं ना। क्लोरीन के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब मैं इसके नीचे ये एरोज वगैरह नहीं बना रहा ना, वही है। ये आखिरी जो है इसको भी कंप्लीट कर लेगा। अब ये जो हार्गन 18 है ना, अक्सर क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वो ये कन्फिग्रेशन कर रहे होते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ ये चक्कर होता है कि वो आपको सिर्फ आर्गन 18 लिख के वो देगा। जैसे फर्ज करो किसी के पास 36 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो आपको शुरू में आर्गन 18 लिख के वो दे देगा। इसका वो मतलब क्या है कि 3p तक की वो कन्फिग्रेशन उसने वो दे दी है। अब तुम 3p के वो बाद से स्टार्ट करो। 3p तक की वो कन्फिग्रेशन दे दिया, तुम 3p के बाद से स्टार्ट करो। अब देखो, आर्गन के बाद से जो खेल है वो कन्फिग्रेशन का वो पूरे का पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा। और आप बोलोगे कि सर पहली मुश्किल वो कन्फिग्रेशन हमारे वो पास आ गई। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। ठीक है। अब पोटेशियम हमारे पास क्या है? पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स है। पोटेशियम में क्या है? 19 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको जब फिल करते हैं ना, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको हम फिल करते हैं। और ये फिल किस तरीके से करेंगे? ये फिल हम इस तरीके से करेंगे कि भाई सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट शेल आएगा, के शेल। ठीक है। तो उसमें आ जाएगा फनेस 2। फिर आ जाओ वो सेकंड शेल पे। सेकंड शेल मेरे पास आ जाएगा हेल शेल। इसमें 2s2 और 2p6 हो गया। फिर आ जाओ वो थर्ड शेल। थर्ड शेल हो जाएगा मेरे पास आ, एम शेल ना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उसमें से दो जो है वो फनेस 2 में आ गए। फिर अगेन एल में मजीद हेट आ गए दो, जो है 2r in 2s एंड 6 in 2p। फिर एम में आ जाओ। ये हो जाएगा 3s। सही है। टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हो जाएगा 3s। फिर ये हो जाएगा 3p6। सही है। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ये 18 हो गए। ये टोटल 18 हो गए। 18 कैसे हुए? 2 फर्स्ट शेल में 2, देन इसके 8, तो ये हो गया वो 10। देन इसके मजीद 8, तो इट विल बी 18। 18 हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से वो देखूं, अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से वो देखूं तो 3p के बाद 3d आना चाहिए। अगर मैं सीक्वेंस के हिसाब से देखूं तो 3p के बाद 3d आना चाहिए ना। अगर मैं अगर मैं सीक्वेंस के हिसाब से देखूं तो 3p के बाद 3d आना चाहिए। ठीक है। लेकिन 3d आता नहीं है। अब देखो यहाँ पे दो चॉइसेस हमारे वो पास है। वैसे अगर मैं सीक्वेंस के हिसाब से देखूं जिस रूल से हम कर रहे हैं,
तो ये अब जो एक जो लास्ट बचा है भाई, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, ये वही आर्गन की कन्फिग्रेशन है ना, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए ना, वो एट जो 19th इलेक्ट्रॉन है, वो उसूलन तो 3D में आना चाहिए, 3D1 हो जाना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं है, 3D1 होता नहीं है। ये 3D1 में नहीं आता, इंस्टेड ऑफ 3D ये 4S में वो चले आते हैं, उसको 4S1 वो कर देता है। वो 3D में जाता नहीं है, वो 4S में चले आते हैं और 4S को 4S1 को कर देता है, यानी बीच से एक ऑर्बिटल ही स्किप कर देता है। यानी भाई रूल तो ये है कि पहले 1S फिर 2S 2P 3S 3P 3D फिर 4S वो फिल होगा। लेकिन वो यहाँ पे वो कर क्या रहा है, 1S 2S 2P 3S 3P 4S, यानी कि 3D ही उसने स्किप कर दिया। अब ये 3D क्यों स्किप कर दिया, देखो इसके पीछे दो रीजन है। देखो हमारे पास जो जो शेल्स होते हैं ना, जो वो शेल्स होते हैं, अब इसके पीछे दो रीजन है, दो रीजन क्या है। हमारे पास जो शेल्स होते हैं के, एल, एम और एन, देखो के की जो एनर्जी होती है दैट इज फार मोर देन द एल शेल। एल शेल से बहुत ज्यादा होती है। जो एल शेल की एनर्जी होती है वो एम शेल से बहुत ज्यादा होती है। यानी कि इसको इस तरीके से समझो, जहां पे के शेल खत्म हो रहा है और जहां से एल शेल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि के शेल खत्म हो रहा है 1S पे और ये स्टार्ट हो रहा है 2S पे, तो दोनों की एनर्जीज में ना जमीन आसमान का वो डिफरेंस होता है। लेकिन जहां से जो सेकंड शेल है वो जहां पे वो खत्म हो रहा है, यानी 2P पे खत्म हो रहा है, और जो थर्ड शेल है वो 3S पे स्टार्ट हो रहा है, तो इनमें एनर्जी का वो डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वो नहीं होता। फिर से सुन लो, यानी कि के और एल शेल की एनर्जीज में जमीन आसमान का वो फर्क होता है। यानी कि जहां पे के शेल वो खत्म हो रहा है ना, उसके बहुत वो बाद एल शेल, उसके बहुत कम एनर्जी पे एल शेल स्टार्ट होता है। के शेल खत्म होता है 1S पे और एल शेल स्टार्ट होता है 2S पे। तो दोनों की एनर्जीज में जमीन आसमान का वो फर्क है। अब लेकिन ये चीज एल और एम में उस तरीके से नहीं होती, यानी कि जो एल शेल है, यानी कि जो एल शेल है वो स्टार्ट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है 2P पे, और जो एम शेल थर्ड शेल है वो स्टार्ट हो रहा है 3S पे ना, ऐसी है ना। अगर मैं ऊपर आऊं तो सेकंड शेल खत्म हो रहा है 2P पे, सेकंड शेल 2P पे खत्म हो रहा है और थर्ड शेल 3S से स्टार्ट हो रहा है। अब जो 2P से लेके 3S का जो डिस्टेंस, जो डिफरेंस है ना, ये एनर्जी का, वो उतना ज्यादा वो नहीं होता जितना 1S और 2S का होता है। ठीक है। तो ये जो एनर्जी में देखो, मैंने यहाँ पे इसी वजह से एक ही जो है ना ग्रेटर का साइन बनाया, यहाँ पे मैंने तीन ये ग्रेटर के साइन बनाए। और यही मैं जब एम शेल से एन शेल में जाता हूँ, एम शेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो होता है 3D, और एन शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 4S। 3D और 4S बिल्कुल जो है ना, इस वो तरीके से क्या होता है, जहां पे मेरा 3D खत्म होता है ना, जैसे ये मेरा 3D है थर्ड शेल का, ये जहाँ पे खत्म हो रहा है एग्जैक्टली उसी के साथ, बिल्कुल उसके साथ चिपक के 4S स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे मेरा 3D वो खत्म हो रहा है, वहीं से जो है ना 4S भी स्टार्ट हो जाता है। यानी 3D और 4S की एनर्जी में जो डिफरेंस है वो ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो हम इसको यूं करके बना देते हैं, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 4S। तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है 3D और 4S का, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है ना इन दोनों का, वो ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि दोनों की एनर्जीज में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब एक तो ये चीज हो गई कि भाई दोनों की एनर्जीज में खास डिफरेंस नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, देखो दूसरी चीज ये है कि भाई मैं अगर फर्ज करो 3D में आ रहा हूँ ना, मैं अगर 3D में आ रहा हूँ या फिर मैं 4S में आ रहा हूँ। 3D में मैंने क्या बोला था, पांच जो है वो सब शेल्स होते हैं। ठीक है। तो 3D में पांच सब शेल्स हैं। ठीक है। और जो 4S उसमें एक ही होता है। तो अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है ना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन 3D में आता है ना, तो अब देखो अब यहाँ पे होता क्या है, जो स्टेबिलिटी वो कैसे आती है, ये बात सुनना। देखो स्टेबिलिटी दो टाइप की होती है, अगर मैं 3D या 3P की भी वो बात करूँ ना, तो स्टेबिलिटी दो टाइप की होती है। इसमें मेरे पास 5 जो है वो सब ऑर्बिटल्स है। स्टेबिलिटी जो है वो दो टाइप की होती है, एक क्या है कि भाई सारे सब ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड को कर दें।
इसको बोलते हैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ठीक है। एक और स्टेबिलिटी क्या होती है जो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेबिलिटी होती है, वो ये होती है कि जो थ्री डी है ना वो फुली फिल्ड हो जाए। जो थ्री डी है वो फुली फिल्ड हो जाए, यानी कि पूरे के पूरे ऑर्बिट जो है वो फुली फिल्ड हो जाए। ठीक है। इसको बोलते हैं फुली फिल्ड स्टेबिलिटी, यानी कि ये पूरे का पूरा स्टेबल हो जाए। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन थ्री डी में आता है तो इसको स्टेबल होने के लिए, हाफ फील्ड स्टेबल ये होने के लिए भी चार इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अगर ये जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, अगर ये थ्री डी में आ जाता है तो इसको, जैसे ये आ गया तो इसको अभी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए भी चार इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन फोर एस में आ जाए, अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जस्ट एक चाहिए। नीड ओनली वन। और यहाँ पे कितने चाहिए? नीड फोर मोर। यहाँ पे चार मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए। तो दो यहाँ पे वो रीजन होता है। एक तो ये कि भाई जो थ्री डी और फोर एस है उनकी एनर्जी का जो वो डिफरेंस है वो निग्लिजिबल होता है। दूसरा ये कि उसको फोर एस में ज्यादा है। अब देखो, अब क्योंकि एनर्जी वो डिफरेंस जो है वो कम हो गया ना, अब देखो क्योंकि थ्री डी और फोर एस का एनर्जी डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन देखेगा कि मैं ज्यादा स्टेबल किस में हूँ, इधर थ्री डी में हो या फिर फोर एस में हो। तो क्योंकि उसको फोर एस में ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही होती है, तो वो फोर एस में चले आता है इंस्टेड ऑफ थ्री डी। क्योंकि थ्री डी में उसको स्टेबल होने के लिए चार इलेक्ट्रॉन्स एटलीस्ट और चाहिए, वी आर एस फोर एस में वो एक गेन करेगा और कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा। सही है। तो इसका वो रीजन क्या है? फोर एस को हम ये प्रेफर क्यों करते हैं ओवर थ्री डी? एज एनर्जी difference between 3D and 4s is negligible, and also 4s is more stable than 3D, as in 4s it needs only one electron to get stable। सही। ये यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर हमने ना आर्गन 18 को भी हमने यहाँ पे यूज तो किया है। जैसे कैल्शियम वो 20 है, तो हमने इंस्टेड ऑफ मैं थ्री पी वो सिक्स तक की पूरी वो कन्फिगरेशन वो लिखता, मैंने सिर्फ आर्गन 18 वो लिख दिया। आर्गन 18 में वन एस टू से लेकर थ्री पी वो सिक्स तक, यानी तो पूरे 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो जाएंगे। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं बोला, लेकिन आपने पूरी पी लिखनी है, मैंने खाली समझाने के लिए इस तरीके से पी लिख रहा हूँ। 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो गए, देन अब 19 और 20 वो फिल करने हैं। अब थ्री डी आएगा या फोर एस आएगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फोर एस में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत ये कंफ्यूजन होती है स्कैंडियम में। भाई स्कैंडियम में मैं फोर एस जो है वो फिल करूंगा, फोर एस टू, देन उसके बाद थ्री डी वन पे वापस आ जाऊंगा। फोर एस के बाद मैं थ्री डी ही फिल करूंगा। अब बच्चे सवाल करते हैं कि सर फोर एस के बाद वाई नॉट फोर पी? आप फोर पी पे क्यों नहीं को चले गए, थ्री डी पे के वापस क्यों आ गए? देखो फोर पी में मैं इसलिए नहीं गया कि जो एनर्जी डिफरेंस नेग्लिजिबल है ना, वो खाली थ्री डी और वो फोर एस का है, थ्री डी और फोर पी का नहीं है। थ्री डी और फोर पी में तो कंसिडरेबल एनर्जी ये डिफरेंस है। जो एनर्जी डिफरेंस नेग्लिजिबल है वो सिर्फ थ्री डी और फोर एस में है, वेयर एज फोर पी एंड फोर एस आर हैविंग कंसिडरेबल एनर्जी पर डिफरेंस। तो अब वो फोर पी में नहीं हो जाएगा, वो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी नहीं वो देखेगा। क्यों? क्योंकि अब एनर्जी ये डिफरेंस आ गया। तो पहली शर्त तो एनर्जी एनर्जी ये डिफरेंस है। अगर एनर्जी डिफरेंस नेग्लिजिबल हो तो फिर वो स्टेबिलिटी को वो देखता है। अब यहाँ पे फोर पी से फोर एस में क्यों नहीं गया, सॉरी फोर एस से फोर पी में क्यों नहीं गया? क्योंकि थ्री डी की जो एनर्जी है वो फोर पी से काफी वो ज्यादा है। तो पहले अब थ्री डी में आएगा। सही। तो जो एनर्जी डिफरेंस जो बिल्कुल नेग्लिजिबल था वो सिर्फ इन दोनों का था, वो थ्री डी या फिर थ्री डी और फोर पी का नहीं था। सही। अब इसी तरीके से मैं फिल करता हुआ हो जाऊंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्रोमियम को फिल करता हूँ ना, क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी कुछ चीजें चेंज होगी। वही आर्गन 18 लिख दिया, यानी कि थ्री पी तक। फिर उसके बाद मैंने फोर एस को फिल कर लिया। सही है। तो ये हो गया 20, फिर थ्री डी फोर। अब ये कन्फिग्रेशन तो सही नहीं है। अब होता क्या है, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। क्यों? देखो मैंने यहाँ पे फिल किया, ये मैंने फोर एस और ये
3D है। सही। अब मैंने यहाँ पे 4s पे दो इलेक्ट्रॉन्स फिल करे, फिर 1 2 3 4। अब देखो क्या है, 3D को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। अब पहले तो ये था ना कि थ्री पहले तो ये कंपैरिजन था ना, कि 3D को 3D में फिल होने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए, और 4s में वो कम चाहिए थे। अब 3D में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे साइन कॉन्सेप्ट को लगाया था। मैंने क्या साइन लगाया था, इक्वल्स टू और ग्रेटर, यानी कि एनर्जी डिफरेंस नेग्लिजिबल है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस है। 3D is at higher energy than 4s, although the energy difference is very small, but energy difference है। अब क्योंकि 3D और 4s में थोड़ा एनर्जी डिफरेंस है, तो अब और 3D को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आ जाएगा। अब यहां से 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आएगा, तो ये यूं करके हो जाएगा। 4s हो गया 4s1, और 3D हो गया 3D5। तो अब ये कहाँ पे आ गया, ये 3D5 हो गया। तो यानी क्रोमियम की कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर्गन 18, फिर 4s1 और 3D5। क्योंकि अब डी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल को फिल करने के लिए हाफ फील्ड के लिए जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और जो 3D है वो भले ही एनर्जी डिफरेंस बहुत वो कम है, लेकिन इसलिए थोड़ा सा भी है, तो अब तो जो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से वो जंप करके 3D में आ जाएगा, और इसको कर देगा 3D1 और 4s2।